हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से कारण है जो भारत के लोगों में राष्ट्रीयता के विकास किए। तो भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, इसके कई सारे कारण थे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है और पहला है राजनीतिक कारण। कह है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसे कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि 1858 के बाद ही भारत में राष्ट्रीयता की भावना आई। उससे पहले भी भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन वो छिटफुट थी, वो लहर के रूप में हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन 1858 के बाद जब कंपनी के शासन को ख़त्म करके महारानी विक्टोरिया ने खुद भाषण जो है संचालित करनी शुरू कर दी, तो ऐसी स्थिति में पूरे भारत के लोगों में कुछ हद तक एक राष्ट्रीयता की भावना जगी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कार्य किए, उससे भारत के लोगों में एक तरीके से राष्ट्रीयता की लहर जग गई और उस लहर को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें कुचलने के लिए दमन चक्र चलाना पड़ा। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया तथा सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखिए, ये कुछ राजनीतिक कारण रहे, जैसे 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करना, ये एक रीज़न रहा भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का। दूसरा रीज़न रहा 1879 में आर्म्स एक्ट। तो इन दो पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या कानून बनाए अंग्रेज़ों ने। तो सबसे पहला जो आप लोग देख रहे हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि भारतीय जो प्रेस थे उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। अब यहाँ ये समझ लें कि भारतीय प्रेस क्या थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस जो है वो समाचार पत्र उसमें छापे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसी पुस्तकें थी, बहुत से ऐसे अखबार थी जो अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते थे। और अंग्रेजी सरकार जो थी, जब उसकी आलोचना होती थी तो भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती थी। ये खबरें देख करके भारत के लोगों को ये एहसास होता था कि अंग्रेजी सरकार जो है उनके साथ क्या कर रही है। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। अब इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। पहला प्रतिबंध ये लगा दिया गया कि आपको जो है, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे अखबार को लेकर के प्रतिबंध लगाए गए थे। पहला जो था कि अगर आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन लेने के बावजूद अर्थात प्रेस को जो है आपको उसकी अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती थी। और उसके बाद अगर आप अनुज्ञप्ति ले लिए तो आपको जो होते थे, सबसे खतरनाक जो इसमें का क्लोज था कि आपको जो है अखबार छापने के बाद उसकी एक प्रति जो है वहाँ के दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करनी होती थी। वो दंडाधिकारी जो है उस अखबार का अध्ययन करता था और जब तक वो संतुष्ट न हो ले कि वो अखबार जो है अंग्रेजी सरकार को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा रही है, तब तक उस अखबार को छापने की अनुमति नहीं होती थी। अगर इस तरह की कोई खबर होती थी तो उस खबर को वो हटाने के लिए आदेशित करता था और उस खबर को हटा दिया जाता था। अर्थात प्रेस जो था वो अब कुछ भी नहीं छाप सकता था जिससे ताज को
किसी तरह का नुकसान हो। तो ये एक कानून बना जिसकी वजह से भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। नेक्स्ट जो कानून है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं 1879 का आर्म्स एक्ट है। इसके तहत क्या हुआ कि भारत के लोगों को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जिस तरीके से मंगल पांडे ने जो है अपने कमांडर का आदेश मानने से इनकार किया और उनको ही गोली मार दी, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद जो क्रांति भड़की, उस क्रांति में भारतीयों के पास जो कुछ भी था, जो भी उनके पास हथियार थे, उस हथियार का प्रयोग करके उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया था और अंग्रेज़ भारत से भेष बदल बदल के भागे थे। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो उनके घर का जो छोटे मोटे कृषि करने के यंत्र ही क्यों न हो, उन्हीं से उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार वापस जब लौटी, यानी 1857 की क्रांति जो थी विफल हो गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद ही इस कानून को लाया गया। तो 1879 में इस कानून को इसलिए लाया गया ताकि भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो किसी भी तरह के हथियार खुद के पास न रखें। और परिणाम क्या हुआ कि आर्म्स एक्ट बिल पारित होने के बाद जितने भी भारतीय थे उनके घरों की तलाशी शुरू हो गई और घरों की तलाशी करके जो भी उनके पास उनके यहाँ तक कि कृषि करने के यंत्र जो थे उनको भी ले लिया गया। और इस तरीके से भारत के लोग जो थे निहत्थे हो गए। अब निहत्थे तो लड़ाई करेंगे नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने का। नेक्स्ट है 1883 में एल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्रवाद को बल दिया। अब इस बिल का क्या उद्देश्य था? तो इस बिल का उद्देश्य था कि भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। अब इस बिल का उद्देश्य रहा भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेष अधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था, जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। अब ये जो बिल पारित हुआ, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि फौजदारी मुकदमे। देखिए, मुकदमे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मुकदमे जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो मुकदमे है जिसको हम बोलते हैं दीवानी, ठीक है, और दूसरे मुकदमा है उसको बोलते हैं फौजदारी। तो दीवानी मुकदमे उन मुकदमों को कहते हैं जो शादी ब्याह रुपये पैसे से संबंधित होते हैं, तलाक हो गया, ये सब दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आता है। और बड़े जो गंभीर अपराध है उसको फौजदारी श्रेणी में रखा जाता है, जैसे चोरी, लूट, हत्या, डकैती, ये फौजदारी मुकदमे। तो इस बिल के तहत क्या किया गया कि जो भारत के लोग थे या यूरोप के लोग थे, उन दोनों के मुकदमों की सुनवाई जो थी वो सामान्य न्यायालय में करना था और जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो यूरोप के निवासी अभी तक विशेषाधिकार को प्राप्त कर रखे थे, उनके विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। अंतर्गत जैसे कि उनके मुकदमे जो थे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। तो इसका जो है यूरोपीय जनता ने विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो इस बिल को जब वापस ले लिया गया तो भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना जगी, क्योंकि इसके तहत एक तरीके से कहीं ना कहीं भारत के लोगों को लगा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो भारत के लोगों को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रही है डायरेक्टली, लेकिन अंग्रेजी सरकार जो है वो अपने देश के नागरिकों के बराबर ही भारतीयों के साथ व्यवहार कर रही है, ये चीज़ था। लेकिन ये बिल जो था पारित नहीं हुआ, और ये बिल जब पारित नहीं हुआ तो भारत के लोगों में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। नेक्स्ट है कि इस तरह
सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, कोलकाता कॉरपोरेशन। अब इसके तहत क्या किया गया कि निर्वाचित सदस्य उनको कहते हैं जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, और कुछ जो सदस्य होते हैं जिनको गैर निर्वाचित की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जिनको मनोनीत कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गैर निर्वाचित सदस्य थे वो ज़्यादातर अंग्रेजी सरकार के सपोर्टर ही थे। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक तरीके से कहें कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट है कि 1904 के जो विश्वविद्यालय अधिनियम बने, इसके तहत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब चूंकि जानते हैं विश्वविद्यालय जो होते हैं वो बहुत बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं, और वहाँ जो छात्र थे, भारत के जो छात्र पढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी ले रहे थे, या सरकार के द्वारा जो शोषण की नीति अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ जो थे एक्टिविटी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारत के लोगों में बगावत करने की। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया। अब ये तर्क दिया कि इससे यहाँ प्रशासन करने में सुविधा होगी। ये कहाँ का न्याय है कि अगर आपको प्रशासन करने में यानी शासन संचालित करने में सुविधा हो रही है तो आप बंटवारा कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि भारत के लोगों को इन्होंने धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या किया, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि बाद में ये वापस हुआ। तो ऐसी स्थिति में 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, ये तर्क दे करके कि वहाँ प्रशासन करने में सुविधा होगी, तो ये इससे भारत के लोगों में काफ़ी गहरा रोष पैदा हुआ, और ये भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अंग्रेजी सरकार को 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। नेक्स्ट कारण है 1907 का देशद्रोही सभा अधिनियम। अब इस तरीके से क्या किया गया कि सभाओं पर रोक लगाने के लिए ये काम किया गया। अब भारत के लोग जो थे, चूँकि उनके पास या उस समय जो है कम्युनिकेशन का अभाव था, तो ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन स्थापित करने या युद्ध की रणनीति तय करने, आगे की जो क्या एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखने के लिए भारत के लोग जो थे वो तरह तरह की सभाएं किया करते थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ भी एक सभा चल रही थी। तो देशद्रोही सभा अधिनियम उन्होंने पारित किया, और इसके तहत भारत के लोग जो सभा करते थे उनको रोकने की कोशिश की गई। तो उसी तरह 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, अर्थात इसके तहत क्या किया गया कि जो लोग उत्तेजित लेख छापते थे उनको दंडित किया जाता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में कसने के लिए अंग्रेजों ने राजनीतिक तौर पर बहुत सारे कानून बनाए, ताकि भारत के लोग जो है वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सर उठाने की कोशिश न कर सके। तो ये बहुत सारे रीज़न रहे जिसकी वजह से भारत के लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रोष की भावना जागृत हुई। तो ये तो था कि शोषण की नीति अपनाई गई भारत के लोगों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। अब दूसरा चीज़ ये है कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने का एक अन्य रीज़न रहा संरचनात्मक विकास। जैसे लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि भारत में रेलवे, टेलीग्राम लाइन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब इससे क्या हुआ, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है कि आप अपने घर बैठे हैं लेकिन हमारे जो बात है, विचार जो है आप तक पहुंच पा रहे हैं। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि अभी आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो है आप हमारे विचारों से अवगत हो रहे हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब रेलवे की शुरुआत हुई
तो लोगों के विचार जो थे एक दूसरे से बहुत जल्दी ज़्यादा फैले या कहीं आना जाना भी आसान हो गया। तो जो भी हमारे राष्ट्रवादी थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और जाकर के वहाँ अपनी विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराते थे। उसी तरीके से परिवहन व्यवस्था की जब शुरुआत हो गई तो इससे एक क्षेत्र जो था और दूसरे क्षेत्र जो थे उनकी दूरियां घटने लगी। और जब उनकी दूरियां घटने लगी तो एक केंद्र जो था दूसरे केंद्र से जुड़ा या एक राज्य जो है दूसरे राज्य से जुड़ा और इस वजह से उनमें राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो संरचनात्मक योजना लाई गई उससे भारत के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट है कि भारत की जो शिक्षा नीति अपनाई गई, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा नीति अपनाई गई उसने भी भारत के लोगों में महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीयता की भावना को विकास करने में योगदान दिया। करें कि इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मोंटेस्क्यू एवं रूसो के विचारों से प्रभावित हुए। अब वे उत्तरदायी एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। यहाँ देखिए एक एक बात दी गई है लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई उससे भारत के लोगों में वैचारिक प्रगति हुई। जैसे मानवतावाद, अब मानवतावाद जो है इसको लोगों ने समझा कि मानव की सेवा करना जो है वही सबसे बड़ा धर्म है। तो मानवतावाद को इन लोगों ने जब जाना और अंग्रेजी सरकार की शोषण की नीति को जाना तो इससे भी उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उसी तरह व्यक्तिवाद की वजह से हर प्रत्येक व्यक्ति के अपने गर्व की अनुभूति हुई। उसी तरह यूरोपीय पुनर्जागरण यानी यूरोप में किस तरीके से पुनर्जागरण हुआ और वहाँ के लोगों ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न रहा कि जब शिक्षा नीति लागू की गई उससे भारत के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा के तहत जानकारियाँ ली, पढ़ा, किताबों को देखा तो उन्हें ये लगा कि अंग्रेजी सरकार जो है यहाँ जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है। उसी तरीके फ्रांस की क्रांति के बारे में लोगों ने पढ़ा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा तो भारत के लोगों में एक तरीके से खलबली मच गई कि वे क्यों नहीं इस तरीके की कार्य को कर सकते हैं। लॉर्ड मोंटेस्क्यू और रूसो के विचारों से प्रभावित हुए। आप लोग कक्षा 9 में इन लोगों के बारे में पढ़ा था जब फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी थी। तो लॉर्ड मोंटेस्क्यू और रूसो के विचारों से भारत के लोग भी प्रभावित हुए। मोंटेस्क्यू ने क्या किया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अर्थात उन्होंने कहा था कि शासन का जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रह करके उसको विभिन्न इकाइयों में बांट दी जाए। अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शासन को बांटने की बात की थी मोंटेस्क्यू ने। और उसी तरीके से रूसो ने कहा था, रूसो ने जो है अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा में ये कहा था कि राज्य को जनता के अनुसार होना चाहिए, ये न कि जनता जो है राज्य के अनुसार चले। तो ये जब विचार भारत के लोगों में आए तो इससे भारत के लोग जो थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और किसी तरह का सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो आपको फ़ायदे पहुंचा रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।